नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं, जहां पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस टॉपिक होते हैं उसके हम डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संडे के साइंस एंड टेक के कुछ टॉपिक जो काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, वो उनको साइंस के अपडेट्स आते हैं उनकी प्रिपरेशन करनी होती है। तो जो बच्चे नहीं है उनके लिए आप हिंदू पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट ieslifestyle.com पे जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स मेंस सभी के डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है वो है कि एक नया सुपर कंडक्टर मिला है जो रूम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल विदाउट रेजिस्टेंस। तो ये अच्छी बात है। इसका इस्तेमाल जैसे हम करंट पास करने के लिए जो वायर बना सकते हैं उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है रेनफॉल और इरोशन। स्पेशली ये टॉपिक बताया गया है सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिमालयस के लिए। तो आपको अपनी जियोग्राफी के जीएस के प्रिपरेशन में जो माउंटेन इरोशन है, ठीक है, वो टॉपिक प्रिपेयर करना ही है। ये बेसिकली यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँ तो मान लो ये माउंटेन होता है, इस प्रकार से माउंटेन होता है, तो आपको पता होगा यदि यहाँ पे बारिश होती है तो वो यहाँ से पानी इस प्रकार से बहता हुआ यहाँ से जाता रहता है। लेकिन यहाँ पे कहा क्या गया है कि यदि यहाँ से सेम प्लेन हो और फिर एक माउंटेन हो तो इसमें क्या होगा, पानी का यदि रेनफॉल ज्यादा है, ठीक है, पानी का बहाव यदि ज्यादा है ऊपर से, तो यहाँ से ये हेवी जो वाटर होगा जो पास होगा, इससे इस जो माउंटेन है उसका इरोशन होगा, ठीक है। तो ये प्लेट यानी इसमें प्लेट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पानी जो आगे वैली में भी जाएगा तो वैली में भी क्या होगा, प्लेन बनेगा, ठीक है, क्योंकि पानी जाता है तो उसके साथ साथ इरोशन होता है। तो अपने साथ साथ जो भी कोई रेसिड्यू होते हैं वो लेते जाते हैं और वो एक कहीं एक जगह पे डिपॉजिट होते जाते हैं जहां पानी का बहाव कम होता है, ठीक है। तो वो यहाँ जमा होते जाते हैं और इस प्रकार से पानी का जलता है। जितना पानी ज्यादा उतना माउंटेन इरोशन ज्यादा। वो सिंपल ही चीज है। यदि पानी बह रहा है तो उसके रास्ते में कोई भी पर्वत आता है या कोई भी दूसरी चीज है, चट्टान है, तो अपने बहाव से यदि वो बहाव तेज है तो उसको चीर के निकल जाएगा, नहीं है तो वहां पे पानी भरेगा। तो इस प्रकार का जो इरोशन है, ठीक है, वो पानी हेवी रेनफॉल हो रहा है, पानी ज्यादा आ रहा है तो इरोशन ज्यादा होगा। तो इस चीज को यहाँ पे इम्पैक्ट के स्वरूप में बताया गया है। हालांकि इसकी डिटेल प्रिपरेशन आपको जियोग्राफी के अंदर माउंटेन इरोशन के अंदर करनी है, किस प्रकार से वो सारी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे जीएस के अंदर। फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पे वो है कि जो IIACR पुणे है वहाँ के जो प्रोफेसर है, बायोलॉजी के प्रोफेसर, उन्होंने एसिम्टोमेटिक जो केस है कोरोना वायरस उनके आइडेंटिफाई करने के लिए एक मेथड डेवलप किया। तो पहले समझ लेते हैं, जो कि हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है, फिर भी सिम्टोमेटिक्स यानी क्या कि भाई जिस किसी को भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे, उसको बुखार होगा, खांसी होगी, जुकाम होगा, फिर फीवर होगा, हेडेक होगा, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलेंगे, फिर उसका टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक केस ऐसे होते हैं उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं देखते, भले वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो। तो ऐसे व्यक्ति यदि जहाँ पे लोगों की भीड़ ज्यादा है वहां पे जाते हैं तो इनके वजह से उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। तो इनको आइडेंटिफाई किस प्रकार से किया जाए, तो इन्होंने एक मेथड डेवलप की है। मेथड बेस है स्मेल के ऊपर, यानी जिस किसी को भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है और यदि वो एसिम्टोमेटिक है तो उसको स्मेल कराएंगे, ठीक है, एक मेथड के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट थ्रू, और उसकी अगर एक्यूरेसी ठीक होगी तो वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट नहीं है। यदि उनको कोरोना वायरस हो जाता है तो उनकी जो स्मेल की सेंस है वो लॉस हो जाती है, खो जाती है, ठीक है। तो चीजें को अच्छे से सूंघ के नहीं बजा सकते हैं। तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति एसिम्टोमेटिक कोविड-19 का पेशेंट है, अब उसको पता चल जाएगा। तो ये मेथड बनाई है IISR पुणे के बायोलॉजी के जो प्रोफेसर है उन लोगों ने।
तो मेथड बेस्ड है, इक्विपमेंट बेस्ड स्मेल के ऊपर ये कार्य करता है। काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक आप एसिम्टोमेटिक पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि रैपिड टेस्ट है वो बेस है एंटीबॉडी के ऊपर जो मेनली एसिम्टोमेटिक में काम नहीं करते। फिर यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है, वो है कि भाई अर्ली चाइल्डहुड जो स्ट्रेस है, यानी बचपन में यदि कोई दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, इसका स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया, तो इसे मेंटल स्ट्रेस बढ़ने के कारण उनके जो बिहेवियर है उसमें मेंटल पेशेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे मेडिकल की ये रिसर्च आप कह सकते हैं जिसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया है कि भाई किसी भी चाइल्डहुड की घटना से यदि उसकी एंजाइटी डिप्रेशन में बढ़ोतरी होती है, ठीक है, तो इसके वजह से उनको इन फ्यूचर यानी एडल्ट हो गए तब या उसके भी आगे उनको स्किज़ोफ्रेनिया या दूसरी मेंटल प्रॉब्लम होने की संभावना लेती है। यहाँ पे एक टर्म मेंशन है वो आपको जाननी होगी, वो है जीक्यू सिग्नलिंग। जीक्यू सिग्नलिंग क्या है उसकी मैं आपको इंफॉर्मेशन बताता हूँ। जैसे ह्यूमन बॉडी में सेल होते हैं और सेल में काफी सारे रिसेप्टर होते हैं, उसमें से एक टाइप का रिसेप्टर है उसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। इसका कंडीशन ऐसे होता है, वहां पे ट्रिगर और रिसेप्टर जैसा काम होता है कि सेल के बाहर वहां पे जो भी एक रिसेप्टर का सेंसर होगा वो आइडेंटिफाई होगा तो वो अपने दूसरे जो पार्ट है उसको सिग्नलिंग करेगा, ठीक है, ताकि उसका जो भी कोई फंक्शन है पासिस का या कोई इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का तो होगा और एक काम होगा। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आपको डिटेल में प्रिपरेशन नहीं करना है, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। आपको याद रखना है खाली जीक्यू सिग्नलिंग क्या है। ये बॉडी का सेल है, बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं और सेल में काफी सारे रिसेप्टर होते हैं, उसमें से एक टाइप का ये रिसेप्टर आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है, वो सिग्नलिंग करता है। यहाँ पे कहा क्या गया है कि स्ट्रेस की वजह से ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनकी ये जो कपल रिसेप्टर की जो सिग्नलिंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, इफेक्ट हो जाती है, नॉर्मल नहीं रहती। तो इसके वजह से काफी सारे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। तो उसी से इसको बताया गया है कि भाई यदि हम उसको अच्छे से ट्रीट करें और उसकी जो पल्सेस है उसको रेगुलेट करें तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आई है, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है कोविड-19 के केस के ऊपर। तो हालांकि इसकी इंफॉर्मेशन हमने काफी डिटेल में डिस्कस की हुई है, फिर भी इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे टेस्ट आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फिर रैपिड टेस्ट है वो मैंने आपसे डिस्कस की है। जो मेन फिनोमिना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या रहेगा, एक रहेगा हेल्थी इंसान, ठीक है, जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ है स्टार्टिंग पोजीशन में, फिर उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है तो टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको मेडिसिन या जो भी कोई नुस्खे हैं आयुर्वेदिक के वो अपनाए उसको दिए जाते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी वो बढ़ जाए और कोरोना वायरस से वो ठीक हो जाए। फिर क्या होता है, जैसे अभी एक बात हुई थी कि भाई जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। तो ऐसे लोग जैसे वो गली के शेर है ऐसे घूमते रहते हैं कि भाई अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो उनके लिए बुरी खबर है कि यदि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, और आप अच्छे भी हो गए हो, तो उस कंडीशन में आपको फिर से कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के चांस है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, यदि आपको एक बार कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है तो दूसरी बार नहीं हो सकता, यानी हो सकता है और ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है तो उसके बाद वो फिर से नहीं हो सकता, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। मान लो कि आपको हो गया, आपने 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो खत्म कर दिया, फिर आपने टेस्ट करवाया वो नेगेटिव आया और फिर आप घूम रहे ऐसे ही, ठीक है, बिना कोई सिक्योरिटी या जो भी कोई इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो किए बगैर लापरवाही के साथ, तो आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन फिर से हो सकता है और आपको फिर से उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी या क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो ध्यान से जितनी भी प्रिकॉशन है, मास्क पहनिए, हैंड वॉश कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। फिर यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आई है उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ, इंफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीजें है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्या जो मस्कीटो मच्छर होते हैं वो ह्यूमन का ब्लड टेस्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब यहाँ पे दिया गया है, उसका जवाब है हाँ, ठीक है, वो टेस्ट कर सकते हैं। वो ब्लड के अंदर क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं तो वो यहाँ पे दिया गया है, ग्लूकोज,
सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इतना टेस्ट कर सकते हैं। यदि ये फिल्म्स के लिए उपयोगी हो सकता है, फिल्म्स में आपको सेंटेंस दे दिया जाए कि ये मस्कीटोज कैन टेस्ट ह्यूमन ब्लड, और उसमें इसमें से सारे चीज या कोई एक अलग चीज जो टेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि जो मस्कीटोज है, ठीक है, वो ह्यूमन ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, और यदि आपको मच्छर ज्यादा काटते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका खून उनको ज्यादा पसंद है, ठीक है, ताकि वो पीने आ जाते हैं। जस्ट फॉर किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। यानी उसको जो भी कोई वो रैपिडली अपना जो खून चूसने वाला जो काम है वो करते ही रहते हैं, लेकिन वहां पे भी वो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, इतना आपको याद रखना है। इसके रिलेटेड फिल्म्स में एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि भाई वो कैसे काटता है और क्या क्या टेस्ट करता है। मेन आज जो फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे फूड सिक्योरिटी के ऊपर। काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है फूड सिक्योरिटी के ऊपर कि ग्लोबल वार्मिंग होने से फूड सिक्योरिटी किस प्रकार से अफेक्ट हो सकती है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे 1870 के टाइम से अब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो ग्लोबल टेम्परेचर है वहां पे 2 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी हो गया है। इससे क्या हुआ है, इससे सबसे बड़ी इफेक्ट हुई है वो है ग्लेशियर का मेल्टिंग, यानी आइस मेल्टिंग जो हमने देखी थी वो। उससे क्या हुआ है, उससे सी राइज, जो सी लेवल है उसका राइज हुआ है। अभी सी लेवल राइज होता है तो क्या होता है वो हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ। जैसे कि मान लो यदि सी लेवल राइज होता है तो जितने भी कोस्टल एरिया है वो पानी के अंदर चले जाएंगे। दूसरी, जो पानी रहता है सी का वो सोल्टी रहता है, तो इससे जो सोयल है वो भी सोल्टी हो जाएगी, तो सोयल की फर्टिलिटी चली जाएगी, ठीक है। तो वहां पे कोई भी हम क्रॉप उगाएंगे जो नॉर्मली हम अच्छे से उसकी यील्ड लेते थे, अच्छी क्वांटिटी में वहां से ग्रेन मिलते थे, तो उसमें कटौती आ जाएगी, ठीक है। तो ये फूड सिक्योरिटी को सीधे सीधे अफेक्ट कर सकती है। अभी यहाँ पे ओशन एसिडिफिकेशन बताया गया है। ओशन एसिडिफिकेशन पे क्वेश्चन आया आया हुआ है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, यानी मान लो कि हवा में CO2 ज्यादा है तो वो पानी के अंदर क्या होता है, डिजोल्व होता है, ठीक है। CO2 डिजोल्व होगा H2O के साथ, तो उससे क्या होगा, H2CO3 बनेगा, एसिड बन जाएगा जो सी वाटर है वो। इसको कहते हैं ओशन ओसिडिफिकेशन, क्योंकि ओशन का जो पानी रहता है वहां पे CO2 होता है वो डिजोल्व होता रहता है। अब इस चीज को समझिए, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस पता होना चाहिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हम कहते हैं जिसे, वो पता होना चाहिए जो कि क्लोरोफिल में होता है। अभी यहाँ पे काफी सारी साइंस की टर्म इस्तेमाल हुई है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से है, बायोलॉजी बैकग्राउंड से, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपको काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नहीं लगेगी और आपको जाननी भी पड़ेगी। बेसिक डिफरेंस क्या है उसके बारे में मैं बता तो दूंगा, समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये सारे पोर्शन कवर हो जाए। सबसे पहले समझिए कि जो भी कोई प्लांट है वो जिस नॉर्मल कंडीशन में, यानी पहले की कंडीशन जबकि ग्लोबल वार्मिंग वहां पे नहीं था, टेम्परेचर वहां पे नहीं बढ़ा है, ग्रीन हाउस गैसेस का कोई इम्पैक्ट वहां पे नहीं है, और ये नॉर्मल कंडीशन में जहाँ पे पेड़ पौधे जो भी है वो उग रहे हैं, ठीक है, बिना किसी रुकावट के। और दूसरी कंडीशन हम ऐसी डिस्कस करते हैं जहाँ पे CO2 का लेवल बढ़ गया है, ठीक है, जो हम कार्बन इमिशन करते हैं वहां पे CO2 का लेवल बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग की असर देखने को मिल रही, टेम्परेचर राइज हो गई, तो इसकी इफेक्ट क्रॉप पे क्या पड़ेगी। एक तो पहली चीज, जैसे कि इंसान को यदि ज्यादा गर्मी लगे तो हो सकता है वो पंखे के नीचे बैठे या तो एसी के अंदर बैठे या ऐसी कोई जगह पे बैठे जहाँ पे गर्मी कम लगे, लेकिन पेड़ पौधों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। यदि उसको जरूरत से ज्यादा यदि हीट मिल रही है, गर्मी मिल रही है, ठीक है, तो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहां पे क्लोरोफिल है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है वही नहीं रहेगा तो प्रोडक्टिविटी कैसे होगी। और आपको एक चीज पता होगी कि जो भी कोई क्लोरोफिल होता है तो वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना खुराक बनाती है। यही खुराक जो घास चारे पे डिपेंडेंट जो भी एनिमल होते हैं वो खाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे उन एनिमल को फिर उससे बड़े एनिमल जो कि उन पे डिपेंडेंट वो खाते हैं, तो इससे आहार श्रृंखला बढ़ती है। आहार श्रृंखला आपको ऑलरेडी जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है वहां पे आपको प्रिपरेशन करनी है। इस प्रकार से जो एनर्जी है उसका ट्रांसमिशन होता है और किस प्रकार से फूड चेन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है।
स्पेशली ग्रोविंग सीजन, यानी मान लो कहाँ पे मानसून सीजन में यदि वहां पे बुआई होती है, तो इसमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया यानी इंडिया, सहारा और साउथ अफ्रीकन कुछ कंट्रियां और साउथ अमेरिका, ये जो कंट्रियां इस रीजन में आती है और टेम्परेचर सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, ठीक है। यदि बढ़ जाता है तो वहां पे जो प्लांट होंगे उसके सर्वाइव करने के लिए प्रॉब्लम आएगा, वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो जो यील्ड होगी ना तो क्वालिटेटिव होगी और ना ही क्वांटिटेटिव होगी। वो प्लांट ही नहीं बचेगा तो यील्ड क्या आएगी, ठीक है। और आएगी तब भी मरी मरी कि भाई अपने को जो भी एक्सेप्टेशन होता है उस क्रॉप से इतनी क्वांटिटी आएगी, वो आ नहीं सकती। फिर यहाँ पे एक बात की गई है, वो है मेटाबॉलिक पाथवे। ये क्या है वो समझिए। ये समझने के लिए सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, ठीक है। ये चीज इससे डायरेक्ट कोरिलेटेड है। यदि आपको फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, साइंस की बेसिक एनसीईआरटी में भी ये आएगा, ऐसा नहीं आपके इसके लिए कोई अलग से बड़ी बड़ी बुक चाहिए। आप फोटोसिंथेसिस देख लीजिएगा, नॉन साइंस स्टूडेंट अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें जो पाथवे होता है उसके टाइप से C4 प्लांट होते हैं और C3 प्लांट होते हैं। तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ और आपको ज्यादा अधिक जानने की जरूरत अंदर नहीं है। जो C4 प्लांट होते हैं वहां पे जो पाथवे होता है उसके लिए 2 सेल में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है क्रेस्ट साइकिल के साथ, और जो C3 प्लांट होते हैं वहां पे एक ही जगह पे सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। कंपैरिजन के लिए यहाँ पे जो चने हैं उसकी जो प्रजाति है काबुली चने और दूसरे चने, जिसको अलग अलग कंडीशन प्रदान की जाए तो किस प्रकार से उसकी यील्ड और क्वालिटी में डिफरेंस आएगा, वो चीजें यहाँ पे मेंशन है। अब इस चीज को फूड सिक्योरिटी के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो इससे पहले हमने 16 अक्टूबर को फूड सिस्टम देखा था, ठीक है। वहां पे मैंने आपसे डिस्कस की थी फूड सिस्टम क्या है, यानी जो किसान है उसको बीज बोने से लेके बुआई से लेके जब तक आपकी प्लेट में खाना बन के परोस के आप खाते हो, उस चीज को पूरी सिस्टम को फूड सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग उसमें जो भी है क्रॉप कल्टीवेशन, कलेक्शन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग सब आ जाएगा, ठीक है। एक भी कोई चीज छूटेगी नहीं। दूसरी चीज कि मैंने आपको बोला था कि यदि आपको जीरो हंगर का जो अचीवमेंट करना है, ठीक है, उसके लिए जरूरी है लोगों को इजीली फूड अवेलेबल हो, ठीक है। गेहूं चावल इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल करने के लिए जरूरी है हम जो भी कोई अभी सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ऐसे सीड्स होने चाहिए कि जो उसमें क्वालिटी अच्छे से हो और उसकी क्वांटिटी अच्छे से हो, ताकि हम इंडिया की जो नीड्स है या ग्लोबल जो नीड्स है उसमें जितने भी खुराक चाहिए वो हम आसानी से उसको दे सके, ठीक है, ताकि किसी को भी फूड वो लेने में कोई दिक्कत ना हो। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि यदि CO2 का लेवल बढ़ता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो इससे जो प्लांट है उसको ही सर्वाइव करने में टेंशन आ जाएगा, प्लांट ही नष्ट हो जाएगा, तो ये ग्रेन आएंगे कहाँ से, ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे कहाँ से। तो यदि जो हमारे किसान है उसके वजह से जो हमको ग्रेन और मिलते हैं सारे फूड सब्जी, ठीक है, गेहूं चावल वही नहीं मिलेंगे, तो लोग हम फूड सिक्योरिटी एश्योर कैसे करेंगे। यानी टेम्परेचर का सीधे सीधे इफेक्ट है, और ये आपको मेंस और ऐसे दोनों के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। यदि फूड सिक्योरिटी पे या फूड प्रोसेसिंग पे या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आए, तो उसमें आप एक फैक्टर के स्वरूप में जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप वहां पे अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, जो कि आपको यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जो इकोनॉमी के जो 2 लोग हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, उन्होंने जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, उसको ऑक्शन कैसे किया जाए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। हालांकि हमने बारी बारी से पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और अभी इकोनॉमी में जो नोबेल प्राइज मिले वो क्यों मिले हैं उसकी हम अभी डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे याद रखना है पूरी सिस्टम जो होगी, हो सकता है आपको मेंस में उसके लिए क्वेश्चन ना बने, लेकिन प्रीलिम्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। वो हम देख सकते हैं कोई भी टर्म है जो करंट में हमने डिस्कस की है, जैसे क्रिस्पर, ठीक है, उसको क्रिस्पर Cas9 की हमने जीन एडिटिंग की प्रोसेस देखी, तो उससे रिलेटेड आपको 2-3 सेंटेंस दे दे और बोल दे कि भाई फाइंड द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि वहां पे नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। सेम इकोनॉमी में इकोनॉमी बेस्ड ये क्वेश्चन पूछना हो कि भाई सर्विस ऑप्शन के टर्म में या तो आपको क्वेश्चन में दे दे कि विनर्स क्रश है, जो कि करंट अफेयर में डिस्कस होता रहता है कि विनर्स क्रश क्या है, ठीक है। अभी आज से हो सकता है 1 साल के बाद जब यूपीएससी 2020 हो रही हो प्रीलिम्स,
तब तक आप भूल गए हो, क्योंकि ना तो आपने ये संडे का न्यूज़पेपर देखा है और ना ही इसमें ये टर्म देखी है। और यदि आप इसके नोट्स नहीं बनाते हो और उसको बार बार रिवीजन नहीं करते हो तो उस कंडीशन में ये चीज आपको याद रहना मुश्किल है। तो यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि जो सर्विस सेक्टर है, स्पेक्ट्रम है, उसको कैसे ऑप्शन किया जाए। यहाँ पे ऑप्शन की कंडीशन भी बताई गई है, लेकिन आपको ऑप्शन की कंडीशन नहीं पढ़नी है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ विनर क्रश क्या है। यानी यहाँ पे जो के द्वारा जो थियरी बनाई गई वहां पे विनर क्रश को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, बताया क्या गया है कि भाई आप जिस भी सर्विस या स्पेक्ट्रम का ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है, और ऑप्शन में जो भी लोग आए हैं, तो आप जिस चीज का ऑप्शन कर रहे हैं उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल है, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, उतनी इंफॉर्मेशन आप क्या करो, वो जो भी ऑप्शन में लोग आए हैं उसको इंफॉर्मेशन दो, ठीक है, ताकि वो अच्छे से इंफॉर्मेशन को एनालिस करके वो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है वो समझ के उसके ऊपर बोली लगा सकते हैं। उनका कहने का क्या मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, मान लो कोई आप चीज का, सर्विस का आप क्या कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। तो जो चीज के आपको 1000 रुपये मिलने चाहिए थे, उसको इंफॉर्मेशन के ऑप्शंस में उसके लिए वो कितना इंपोर्टेंस है वो तय नहीं कर पाते और उसको 100 रुपये उसके लिए बिट लगाते, ठीक है। जबकि यदि उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती कि भाई ये क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे लोगों तक पहुंचा जा सकता है, इसका उपयोग क्या है, तो वो अपने नीड के अनुसार उसको 1000 रुपये भी बोली लगा सकता है, ठीक है। एक कंडीशन हो गई है पॉजिटिव कंडीशन, यानी जिस चीज का ऑप्शन आप पहले शो में ही करते हैं, यदि आप विनर क्रश यानी उसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सबसे शेयर करते हैं, तो हो सकता है उसके एक्शन, उसकी जो ऑप्शन है वहां पे बढ़ोतरी हो और बढ़ोतरी होके उसको अच्छे से पैसा मिले। दूसरी कंडीशन बताएगी, ये हो गया कि आप जिस चीज का ऑप्शन कर रहे हो यदि उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हो तो जिसको भी इसकी नीड है तो वो उसके लिए अच्छे से बोली लगा सकता है। दूसरी कंडीशन, भाई मान लो कोई जो भी कोई आया है ऑप्शन में और उसको आप डिटेल इंफॉर्मेशन दे देते हो और यदि वो चीज उसके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है एफोर्डेबल प्राइस में या नॉर्मल प्राइस में, तो उसके लिए वो ज्यादा बिट लगाएगा नहीं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि क्रूड ऑयल के लिए ऐसे ही प्रकार से ज्यादा पैसा दिया गया था, यानी ओवर पैसा दिया गया था नॉर्मल रिसोर्सेज से ज्यादा, यानी दोनों के लिए फायदेमंद है। यदि मान लो कोई एक व्यक्ति आता है जिसके, जैसे कि रशिया से कोई व्यक्ति आता है, तो उसको पता है कि भाई हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल इस प्राइस में मिल रहा है और ये सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए वो बोली तो लगाएगा लेकिन रेंज में लगाएगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसको पता है इतने प्राइस में तो मुझे वहां से भी मिल जाएगा, तो मुझे इसके लिए ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ऑप्शन में आए हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और कोई ऐसी कंट्री होगी जो क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेड है, उसके पास दूसरा कोई सोर्सेस नहीं है, तो वो व्यक्ति उसके लिए ज्यादा बोली लगाएगा क्योंकि उसको वो चीज चाहिए, ठीक है, उसको उसकी डिमांड पता है, उसको उसकी नीड पता है। लेकिन दूसरी कोई ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे बनता नहीं है, लेकिन वो भारत के जैसी कंट्री जो सोलर एनर्जी पे डिपेंडेड है या ग्रीन एनर्जी पे डिपेंडेड है, तो उसको क्रूड ऑयल की डिमांड तो है लेकिन जो नॉर्मल रेंज है उसी प्राइस में मिल रही हो तो, वरना नहीं। तो इस कंडीशन में जो विनर क्रश है वो दोनों के लिए, जो सर्विस दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन कर रहा है, उसके लिए भी फायदेमंद हो सकती है, और जो ले रहा है उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो तो उसके लिए भी फायदेमंद हो सकती है कि क्या ये हमारे काम आ सकती है, हमारे काम नहीं आ सकती है, दोनों कंडीशन। तो इसमें विन विन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है विनर क्रश के अंदर, ठीक है। इसी फिनोमिना के ऊपर उन्होंने जो स्पेक्ट्रम है, जो सर्विस है, जिसके ऑप्शन के लिए उन्होंने इस प्रकार से ऑप्शन करना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्योंकि सर्विस में क्या होता है, सर्विस में वैल्यू डिफाइन नहीं होती। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, भाई मान लो आप लकड़ी की कोई चेयर, फर्नीचर बना रहे हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं उसमें कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई, लकड़ी का कॉस्ट क्या है, फिर उसमें फेविकोल या बाकी जो खिले बिल्ले डाले उसकी कॉस्ट क्या है, फिर जिस व्यक्ति ने उसको बनाया 1 दिन 2 दिन में उसका क्या चार्ज हुआ, तो सब जोड़ के आप उसकी जो कॉस्ट है वो पता लगा सकते हैं। लेकिन जो स्पेक्ट्रम है, जो सर्विस है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू के ऊपर होते हैं, कंडीशनल उसके लिए अप्लाई होती है, हिडन फैक्टर भी वहां पे काम करता है। यदि वो ज्यादा डिमांड में कोई नई टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी है, उसके लिए कोई इक्विपमेंट आया है जो कि डिमांड है, ठीक है, जो अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप ज्यादा बिट लगा सकते हो यदि आपको जरूरत है तो यहाँ पे यही सारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आपको डिटेल में बताई गई है, ठीक है। तो ये संडे का जो करंट अफेयर रहता है वो स्पेशली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट है उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसमें जितने भी टॉपिक डिस्कशन होते हैं वहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो आप संडे का जो भी कोई करंट अफेयर है साइंस इन टेक का
उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। खास जो भी बच्चे रेगुलर करंट अफेयर के लेक्चर देखते हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिए, ठीक है। आप कहाँ से है, आपका नाम क्या है, थैंक यू सर, प्रेजेंट सर करके कमेंट कीजिए, तो पता चले कितने बच्चे हैं जो रेगुलर करंट अफेयर की प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से, ठीक है। और नोट्स भी यदि आप बनाते हो तब भी अच्छी बात है, और उसको रिवाइज भी करो ताकि ये साइंस के साथ जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हो वो अच्छे से प्रिपेयर आप कर सको। तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, लेक्चर की इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपसे डिस्कस की वो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब कभी भी करंट अफेयर या दूसरे कोई स्पेशल लेक्चर होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और अपने आपको कोई और भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी आपको आंसर दिया जाएगा। तो आशा रखता हूँ यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। देखते रहिए डेली बेस्ड करंट अफेयर एनालिसिस। जय हिंद, वंदे मातरम।